नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वैली व्लॉगर्स के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारा काफ़िला निकल पड़ा है अपनी दूसरी मंजिल की तलाश में। अभी हम अपने घर से कुछ ही मीटर्स दूर हैं। आप सामने नदी के उस पार हमारा घर है और हम सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं आज। दोस्तों, आज निकलने से पहले हम आपको अपने चैनल के दूसरे मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये है मिस्टर रॉबिन ठाकुर। और भाई, आज कहाँ का प्लान है फिर? भाई आज सोचा तो कुछ नहीं है, चलते हैं देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो मतलब आज जो होने वाला है वो रैंडम ही होने वाला है दोस्तों। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। तो दोस्तों, अभी हम नॉर्दर्न इंडिया के एकमात्र ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे मौर्यन वंश के सबसे प्रतापी राजा अशोक महान के शिलालेख पाए गए हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में ये एकमात्र वो स्थान है जहाँ पे अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख लिखवाया। इस जगह का पता हमें बिल्कुल रैंडमली लगाया। हम घर से सोच के बिल्कुल नहीं निकले थे कि हम अशोक के शिलालेख देखने कालसी तक आ जाएंगे। रास्ते में पता लगा और हमने डिसाइड किया कि आज हमें यही कवर करना है। तो आइए दोस्तों, अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या कुछ हमारे लिए वेट कर रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम इस जगह में पहुंच ही गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी यहाँ पे प्रेजेंट है। वो ठीक सामने पहाड़ कालसी के हैं, सामने यमुना नदी बहती हुई है और इसके ठीक यमुना नदी के बैंक्स पर ही ये अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं, जिस जगह हम आज आ चुके हैं। अभी हम सीधा चलते हैं हमारे रॉबिन भैया जी के पास। वो भी बैठ के सामने के व्यू का लुत्फ़ उठा रहे हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ा आ रहा है। शांति बहुत है इधर। ये हमारे भैया जी बैठे हुए, पूछते हैं इनसे कैसा लग रहा है इस जगह पे आके। हाँ जी भैया जी, तो बताइए कुछ, कैसा लग रहा है आपको भारत की इतनी रिच हिस्ट्री वाली जगह पर आकर? ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है मेरे को। और ये जगह, क्या पहाड़ है, नदी है, इनके बीच में बसा ये अशोक का शिलालेख यहाँ पर। बट रॉबिन भैया, मैंने एक बात जो नोटिस करी ना इधर पे, वो ये है कि जिस तरह से जगह की इतनी इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल वैल्यू काफ़ी हाई है, फिर भी आई थिंक टूरिस्ट वगैरह तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। हम दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई लग नहीं रहा इधर। जब हमने गूगल पे चेक करा था घर से आने पे, तो उन्होंने दिखाया था कि संडे, मतलब पूरे वीक में एक संडे ऐसा दिन है, और संडे में यही 1 से 2 का टाइम ये यहाँ पर ज़्यादा रस वाला एरिया रहता है, और रस में वो हम दोनों ही नजर आ रहे हैं बस। अब ये सोच लो आप कि रश में 2 हैं, तो यहाँ पे जो यूजुअल डेज हैं उनमें क्या हाल होता होगा। बट चलो, जो भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था, इस जगह को देखना था, और वो हम देख ही रहे हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आइए, उत्तरी भारत में इतनी प्यारी जगह है, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, समझिए, भारत के इतिहास को समझिए।
तो दोस्तों बात है 1860 की, जब जॉन फॉरेस्टर नाम के एक व्यक्ति ने अशोक के उत्तर भारत में बने एकमात्र शिलालेख की खोज करी। दोस्तों इन शिलालेखों में जो भाषा का यूज़ किया गया है वो प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी यूज़ की गई है। और प्रेजेंट डे में ये जो पूरा शिलालेख है और जो छोटे बड़े और छोटे मोटे अंश हैं इसके, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बिल्डिंग के अंदर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी महीनता के साथ इस लैंग्वेज को लिखा गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है, इसमें अशोक अपनी डॉटर और वाइफ के साथ है। ये सब कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस की, और अगर जो हम अशोका को ही डिस्क्राइब न करें तो ये तो इतने महान राजा के साथ एक तरह का इंजस्टिस ही हुआ ना। तो आइए हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट की। दोस्तों इनका जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में होता है। बिंदुसारा इनके पिताजी थे, माताजी का नाम था धर्मा। इनके घर में इनका दूसरे बेटे के रूप में जन्म हुआ। जन्म के कुछ वर्षों बाद यानी कि 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम कॉर्नेशन कहते हैं। और अपने राज्याभिषेक के मात्र 8 साल बाद इन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी। कलिंगा वॉर हमारे हिस्ट्री में बहुत फेमस है। दोस्तों वो वॉर इसलिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि उसने अशोका की पूरी पर्सनालिटी को बदल के रख दिया। अब वो अशोका बिल्कुल चेंज्ड पर्सनालिटी बन गए। वॉर से पहले उनका जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी थी। इसका मतलब है कि वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन इस वॉर के बाद वो पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने धम्मा की पॉलिसी और अपनी बुद्धिज़्म की पॉलिसी को अपनाया। तो दोस्तों कलिंगा की वॉर के बाद अशोका पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। उनके एक भतीजे थे निग्रोध, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए बुद्धिज़्म की तरफ। और जो बुद्धिज़्म उन्होंने जिसके थ्रू अपनाया वो थे उपगुप्ता उनका नाम था, जिन्हें एक और नाम से भी इतिहास में जाना गया, मोगाली पट्टू तिस्सा, मुझे याद प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी तरह का उनका कुछ नाम था। तो दोस्तों जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, फिर उन्होंने इस बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी तक को श्रीलंका जैसे एरिया में भेजा बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य थे अशोका के रीन पीरियड से रिलेटेड, जो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किए। दोस्तों अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं, हमारे सामने ये पूरा तराई का एरिया है। तराई का एरिया होने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये मिलती है कि यहाँ पे ज़मीन की फर्टिलिटी काफ़ी हाई है। तो आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी किस तरह से फैली हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान जी ने यहाँ पे ग्रीन चादर बिछाई हो। सामने यमुना है। मतलब जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है यहाँ पे, वो बिल्कुल सरियल है। वैसे हम वैली व्लॉगर्स आगे भी हमारे प्लान्स है कुछ अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और अभी तक ये चैनल स्टार्ट करने से पहले भी हम काफ़ी जगह गए हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल टच हो, हिस्टोरिकल वाइब्स आए, शायद ही हमें आज तक कभी हमने एक्सपीरियंस किए। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इन दो चीज़ों का जो डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। हमको लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है।